Hello students, welcome to Estimation and Costing. This is an introductory class given by Mithilesh Kumar Jha. Before proceeding further, हम लोग चलते हैं सिलेबस के तरफ, क्योंकि सिलेबस पता रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। इंट्रोडक्शन में आपका जो मेन पार्ट है वो है ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि एस्टिमेशन क्यों ज़रूरत है, एस्टिमेशन क्या है, कितने टाइप के एस्टिमेशन है और एस्टिमेशन में हमें क्या क्या करना है। जैसे कि पहला पार्ट है मीनिंग ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन होता क्या है? अगर एस्टिमेशन की बात करें तो ये एक प्रोबेबल वैल्यू होता है, प्रोबेबल कॉस्ट होता है कि भाई किसी काम को करने में हमें कितना पैसा लगेगा। कॉस्टिंग उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क जो हम करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, उसमें हम लोग उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं कि ओवरऑल हमारा जो आइटम है उसके रेट को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल उसका कॉस्ट हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन का क्या होगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कितने प्रकार के। मेनली दो टाइप ऑफ एस्टिमेट होते हैं, फर्दर इसको और भी डिवीजन किया गया है। तो पहला होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होता है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एक तरह से लमसम एस्टिमेट है, जिसमें हमें पता चलता है कि भाई जनरली हमें कितना चीज चाहिए, और ये टोटली हमें जो मिलता है एक पर्टिकुलर ओवरऑल वर्क के रिस्पेक्ट में मिलता है, जो कि पहले कभी हमारे पूरे सोसाइटी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियरेस्ट पास्ट में, मतलब आज से साल 6 महीना पहले कभी हो चुका है। और ये एस्टिमेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस एस्टिमेट को करने के बाद हमें काम करने के लिए आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास जो पैसा है क्या उससे हम अपना काम चालू कर सकते हैं। इस एस्टिमेट को करने के बाद हमें डिटेल्ड एस्टिमेट करने का जरूरत पड़ता है। जब कभी भी हमें आगे काम को चालू करना होता है उसके लिए हमें डिटेल एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ती है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है, जो कि बोलचाल के भाषा में बहुत सारे आज के दिन पे यूज होते हैं। जो कि पहला प्लिंथ एरिया रेट मेथड, सबसे पहले प्लिंथ एरिया रेट मेथड। प्लिंथ एरिया आप सब जानते हैं, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी इज एरिया। कभी भी जब कभी भी इस एस्टिमेट को किया जाता है तो किसी भी लोकेलिटी में लेंथ और विड्थ ऑफ प्लॉट, प्लॉट का मतलब जो भी जमीन हमको जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर पूरा जमीन आपका मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट है, तो उसमें हम लोग जितना दूर में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका हम लोग मान लीजिए 1000 में किया, तो उसका जैसे 1000 स्क्वायर फीट हुआ इनटू डायरेक्ट रेट, जो भी आपका उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का रेट होगा उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली क्यूबिक कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, बे मेथड और भी बहुत सारे मेथड है, जो कि आगे जब कहीं भी और भी आपको अप्रोक्सीमेट मेथड में आपको जब एक्यूरेसी चाहिए होता है तो ये आगे आप आगे मेथड वाइज बढ़ते जाते हैं। बट ये सारे चीज आपको प्रोबेबल कॉस्ट देते हैं। जब कभी आप एग्जैक्टनेस की तरफ जाते हैं तो आपको डिटेल एस्टिमेट करना पड़ता है। डिटेल एस्टिमेट में हम लोग क्या करते हैं, आइटम वाइज हर वर्क को कंसिडर करते हैं और उसके लिए हम लोग रेट के साथ जो बनता है उसको हम लोग बनाते हैं, और टोटल क्वांटिटी ऑफ जो भी उसको आइटम चाहिए उसके रिस्पेक्ट में जो भी रेट रहेगा, जो मार्केट रेट है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं। तो इसके लिए कोई ड्राइंग की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई ड्राइंग की, लेकिन इसके लिए ड्राइंग की जरूरत होती है। यही दोनों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डिटेल एस्टिमेट में देखते हैं तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट है। जैसे कि पहला आपका डिटेल एस्टिमेट खुद है फॉर न्यू वर्क। न्यू वर्क का मतलब जब कहीं भी कोई काम होता है तो कोई नया वर्क चालू होता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, कोई भी काम करना है, तो वो एक न्यू वर्क होता है। अगर पहले से वैसा काम नहीं होता तो उसके लिए हम लोग को डिटेल एस्टिमेट करना होता है। रिवाइज एस्टिमेट, जब कहीं भी कुछ बदलाव करना होता है तो उस समय रिवीजन होता है। जैसे कि आपके भी घर में कुछ काम हो रहा है, नया कुछ यूज किया तो रिवाइज करते हैं। जैसे कि टीवी आपका पुराना है, उसका जगह पे आप नए एलईडी टीवी को लाते हैं, जैसे पहले सीआरटी था, आज के दिन पे न्यू लाते हैं। उसी तरह से रिवाइज एस्टिमेट आता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एक एडिशन होता है, सप्लीमेंट, जैसे आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसी तरीके से कभी कभी ट्यूशंस लेते हैं, जब आप कॉलेज में या फिर स्कूल में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे से तो फिर सप्लीमेंट लेते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट एस्टिमेट होता है, एडिशनल एस्टिमेट होता है। उसके बाद मेंटेनेंस एंड रिपेयर, कुछ भी चीज़ होता है तो उसके लिए हमको मेंटेन करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी पड़े।
जैसे हमारे भी लाइफ डे टू डे लाइफ में, चाहे वो बाइक हो, चाहे घर हो, चाहे हमारा अपना ही हेल्थ क्यों ना हो, लाइफ स्टाइल के अंतर्गत में हर चीज़ को हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में बहुत छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में कुछ प्रॉब्लम आया, या फिर पेंट में कोई प्रॉब्लम आया, या फिर आपके स्टेयर्स में कोई प्रॉब्लम, टूट गया कुछ, फूट गया कुछ, तो वैसे कंडीशन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट को देखा जाता है। यूज ऑफ, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का यूज बहुत ही वाइटल है। ये इसलिए वाइटल है क्योंकि इसके कारण ही आपको आगे काम करने के लिए स्वीकृति मिलती है। अगर गवर्नमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बिना डिटेल एस्टिमेट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो आप कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, चाहे वो आप किसी भी तरह का काम करें। फर्दर हम लोग देखते हैं कि डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या, यूनिट क्वांटिटी मेथड, टोटल क्वांटिटी मेथड, टोटल क्वांटिटी मेथड, डाटा रिक्वायर्ड फॉर, डाटा जो होता है हमारा सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कभी भी कुछ भी मिले, डाटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डाटा जब तक हमको प्रॉपर नहीं मिलेगा हम कुछ भी सही से नहीं कर सकते। जनसंख्या का गणना है, वो भी डाटा है। तो यहाँ पे डिटेल एस्टिमेट में हमें डाटा क्या मिलता है कि कितना आइटम चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो डिटेल एस्टिमेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ड्राइंग पढ़िए, ठीक, स्पेसिफिकेशन देखिए, उसके बाद आप क्वांटिटी निकालिए और जितना चाहिए उसको नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। इस सब चीज के साथ जो बनता है वो आपका बनता है डिटेल एस्टिमेट का, इसको कहते हैं हम लोग मेजरमेंट शीट। और इसको जब आप किसी भी जगह के शेड्यूल ऑफ रेट से, जैसे मार्केट रेट हो या फिर गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ शेड्यूल ऑफ रेट, उससे मल्टीप्लाई करते हैं जब कभी भी, तो इससे आपको बनता है एब्स्ट्रैक्ट शीट। और एब्स्ट्रैक्ट शीट जो होता है यही आपको ओवरऑल कॉस्ट देता है, जो काम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हुआ है उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसमें आपको देता है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल एस्टिमेट आपको एस्टिमेशन दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी अवेलेबल फॉर मटेरियल, लोकेशन, लेबर कंपोनेंट, ये सब चीज आपको दिखाई देगा। आगे देखेंगे मोड ऑफ मेजरमेंट। कोई भी काम तब तक नहीं हो सकता जबकि हमको मोड ऑफ मेजरमेंट नहीं पता है। मोड ऑफ मेजरमेंट हम लोग बहुत सारे तरीके जानते हैं, एनकेएस जानते हैं, एफपीएस जानते हैं, लेकिन जब कभी हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो हमें आईएस को फॉलो करना ही पड़ता है। जब कभी हम कंस्ट्रक्शन में काम करने के होता है इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ता है। एज पर मोड ऑफ मेजरमेंट हमें आईएस 1200 दिया गया है पीडब्ल्यूडी हैंडबुक के अंतर्गत, कि हमें जो भी मेजरमेंट लेना है, जैसे लेंथ, अगर लेंथ लेना है तो कहाँ तक लेना है, मीटर में लेना है, फीट में लेना है। विड्थ लेना है तो कहाँ तक लेना है, विड्थ जो लेना है तो वो भी लेंथ में, तो वो भी मीटर में या फीट में। उसके बाद एरिया लेना है तो किस में लेना है, मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर में। और वॉल्यूम लेना है तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ है, एरिया कैसे मेजरमेंट करेंगे, लेंथ कैसे मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट। उसके साथ साथ यहाँ पे IS 1200 में बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं। गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। गाइडलाइंस में दिया जाता है कि हमको मेजरमेंट किस लिमिट तक करना है। जैसे कि एरिया का क्या लिमिट होगा, तो 0.01 3 मीटर स्क्वायर। तो सेम टाइप में हर चीज का मेजरमेंट का यहाँ पे डिटेल्ड आपको रूल्स मिलेगा, और उस पर्टिकुलर रूल से आप जनरल रूल फॉर फिक्सिंग यूनिट आप कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट, जिसमें पहला प्रोसीजर में है, सबसे पहला चीज जो आपको हम पहले बता चुके हैं, सबसे पहला चीज आपको क्वांटिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। इसमें क्या है कि जैसे कि आपने कॉलम बनाया या बीम बनाया या फिर ब्रिक वर्क किया या विंडो लगाया, डोर लगाया, तो हर चीज का कितना चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, तो उसमें आपको दिखना पड़ेगा सीरियल नंबर में, पहला सीरियल में 1। तो आपको क्या चाहिए, मट्टी खोदना है, एक्सकवेशन करना है, तो एक्सकवेशन में हमको दिखाना पड़ेगा कि क्या कितना, तो लेंथ दिखाएंगे, विड्थ दिखाएंगे, तो कितना ज्यादा नंबर, तो लेंथ क्या, विड्थ क्या और डेप्थ क्या। तो इसके साथ साथ हमको दिखाना पड़ता है कि कितना बार करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं इसको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है, 2 है, डोर हमारा कितना है, 4 है कि 2 है, विंडो कितना है, ब्रिक वर्क करना है तो कितना करना है। तो यहाँ पे प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग क्वांटिटीज निकालते हैं और वेरियस आइटम ऑफ वर्क। वेरियस आइटम ऑफ वर्क में कोई भी आइटम ऑफ वर्क हो सकता है, एन नंबर ऑफ आइटम वर्क है, जैसे पेंटिंग है तो कितना एरिया है,
क्या लेंथ है, क्या विड्थ है। पेंटिंग जैसे स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में हम लोग कंसिडर करते हैं, सेम पैटर्न में हम लोग सारे IS मेथड को, PWD और IS मेथड को फॉलो करते हुए सबका हम लोग आइटम्स निकालते हैं। यहाँ पे आगे दिया हुआ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल। देखिए लोड स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे हैं, लोड बेयरिंग आपके हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हैं, कंबाइंड स्ट्रक्चर हैं। तो आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर है। नॉर्मली जो हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल और सेंटर लाइन मेथड ही करते हैं। नॉर्मली एस्टिमेशन का हमारे पास दो ही रूल है, दो ही है, एक है लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल और दूसरा है सेंटर लाइन मेथड। लेकिन एज पर कन्वीनियंस ज़्यादातर लोग यूज करते हैं कन्वीनियंस के लिए लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, और जब कभी भी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके बाद हम लोग सेंटर लाइन मेथड हम लोग यूज करते हैं। ताकि सेंटर लाइन मेथड का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। काम अगर बड़ा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा सेंटर लाइन मेथड में, लेकिन लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में ज़्यादा समय लगेगा, क्लमजी होने का ज़्यादा टाइम भी लगता है। और हर चीज़ का हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ का थंब रूल, जैसे कि नॉर्मली IS कोड ही हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ थंब रूल है। जैसे कि थंब रूल में हम लोग देखते हैं कि हमारा जैसे कि 1 मीटर क्यूब में कितना ईटा लगेगा, एज पर IS अगर बोलता है कि हमारा 500 नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, तो ऐसा थंब रूल है। जैसे कि इस थंब रूल को यूज करते हुए एक्चुअली वो IS कोड से ही लिया जाता है, बट कन्वीनियंस ये होता है कि जो आपको एट द टाइम ऑफ एस्टीमेट आपको डायरेक्ट बार बार चेक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप उसके हेल्प से उस चीज़ को याद रख के आप बहुत सारा काम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब आपने डिटेल एस्टिमेट बना लिया तो सिर्फ आइटम ऑफ रेट को कंसीडर करके, सिर्फ रेट जो मार्केट में है उसको मल्टीप्लाई करके हम अपना काम कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर चीज़ से सिर्फ आपका पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट सिस्टम होता है। सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हम ब्रिक वर्क कर लिए, हमें तो ब्रिक वर्क ही करना था, लेकिन उसके लिए हमको बहुत चीज़ चाहिए। ब्रिक वर्क करने के लिए मटेरियल चाहिए सबसे पहले, के साथ लेबर चाहिए, उसके बाद वाटर सप्लाई चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर किसी चीज़ को मूव करना है तो। ये सारे चीज़ इसके साथ जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। रोड चाहिए, मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा जगह है जहाँ पे जाने में डायरेक्टली मुश्किल है, खेत में कहीं जगह है, इनएक्सेसिबल पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्टली रोड नहीं है, तो रोड आपको अप्रोच रोड बनाना पड़ता है, तो ये वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे वाटर सप्लाई, सैनिटरी वर्क भी आपको चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायर, टूल एंड प्लांट। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कंक्रीट कर रहे हैं किसी भी जगह पे, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो कंक्रीटिंग करते समय क्या है, आज के दिन पे तो कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं के बराबर होता है, रेडी मिक्स प्लांट लगता है बहुत जगह पे ड्रम मिक्सर से ले लेते हैं लोग, और भी बहुत जगह पे क्या आता है, ड्रम मिक्सर के साथ साथ बहुत जगह ट्रांजिट ड्रम मिक्सर यूज होता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें टूल्स एंड प्लांट्स की ज़रूरत होती है। ऑल्दो टूल्स एंड प्लांट्स आपके कंस्ट्रक्शन में नहीं रहने वाले, बट इनके बिना आपका कंस्ट्रक्शन का काम कन्वीनियंटली नहीं होने वाला। तो इसके लिए इन सब चीज़ के लिए भी अलग से चार्जेस कुछ देने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन। जब कभी भी डिटेल एस्टिमेट हो जाता है उसके बाद इन सब चीज़ों का प्रोविजन रखा जाता है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, टूल्स एंड प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, वायरिंग, जो भी एडिशनल चीज़ है इन सब कुछ साथ में रखा जाता है। ताकि हमारा काम रिकॉर्ड्स भी रखना है तो उसके लिए भी आपको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब चीज़ को भी आपको साथ में रखना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेट पता होगा तभी हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। आज के दिन पे आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ते जा रहा है, तो उसका असर आपके कंस्ट्रक्शन पे भी पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स आपका बढ़ता है सीमेंट पे, जो मेन 3 चीज़ है जिसपे कि बहुत ज़्यादा, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपका सीमेंट है, आपका स्टील बार्स है, आपका सबसे ज़्यादा उसके बाद ब्रिक है। वुड और एडिशनल चीज़ जो है वो कंजम्पशन कम है, बट ये 3 चीज़ का सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इन तीनों चीज़ का रेट का एक्सेलरेशन देखा जाता है। रेट जो है आपका, देखिए रेट जो है आपका बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि आपको सब कुछ जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, रेट एनालिसिस जो होता है ये आपका
डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट से होता है। अगर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कोई काम करते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट काम करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट से लिया जाता है, जो कि या फिर जो भी शेड्यूल रेट हो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में जब आप काम करते हैं उससे लिया जाता है। बट जब कभी आप प्राइवेट वर्क करते हैं, जैसे कि अपना कोई काम करते हैं या कोई भी आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको डीएसआर से कोई काम नहीं होता। उस समय में आपको हमेशा मार्केट रेट लिया जाता है। मार्केट रेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी सामान को खरीदा और डायरेक्ट आप साइट पे डंप कर दिया, ऐसा नहीं होता। किसी भी सामान को खरीद के लाने में और लगाने तक का पूरा रेट, मतलब जहां से आपने उसको प्राइस वहां से स्टार्ट होता है, जहां से आप उसको बाई किए या परचेज किए, ठीक है, जहां से आप परचेज किए, यहां से आपका चालू हो जाता है उस पर कॉस्ट लेवी करना। लेकिन यहां से जब आप लेके आते हैं सामान, तो आपको सबसे पहले किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में उसको डालना होता है। जैसे कि आप रोड पे लेके जाते हैं, तो रोड पे ले जाने के लिए आपको सबसे पहले उसको लोडिंग करना पड़ता है, इसको हम लोग लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग किया, ट्रक में किया, आपने गाड़ी पे किए, या कहीं भी जो भी आपके पास मटेरियल ले जाने के लिए कन्वीनियंस है उस पर्टिकुलर चीज में आपने ड्रम किया, तो उसके लिए कुछ लेबर लगे, के लिए आपको कुछ लेबर लगा, ठीक। उसके लिए जब आप गाड़ी से लेके आए तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेविस हुए आप पे। अब रास्ते में आए तो और भी बहुत सारा चीज है जो कि उस पर लेविड होगा, टैक्स होगा हर जगह। अगर आप बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर पार कर रहे हैं या किसी और देश से लेके आ रहे हैं तो उसके लिए और सारे टैक्सेस होंगे। फिर आप उसको ले जाके फिर लोडिंग किया तो फिर उसको अनलोडिंग करना पड़ेगा। लोडिंग किया तो फिर क्या करना होगा, अनलोडिंग करना होगा। फिर उसको उस पर्टिकुलर जगह पे ले जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से हमको लेबर चार्ज चाहिए। फिर उसको अपने काम लायक बनाना, जैसे कि ईटा जो होता है, पत्थर जो होता है, गिट्टी जो होता है, सीमेंट जो होता है, उसको स्टोर भी करना पड़ता है, तो स्टोरेज का भी चार्ज लगता है। फिर उसको एक पर्टिकुलर जगह पे लेके रखना है, उसके लिए जैसे कि आप स्टील रॉड की बात करते हैं, तो ऐसे जैसे हमारा मार्केट रेट जैसे है स्टील रॉड का, हमारा है अप्रोक्सीमेटली 56 रुपीज। 56 रुपीज है, ये एक लमसम रेट है। इसको हर जगह ये वेरी कर सकता है, लोकेशन वाइज और ग्रेड वाइज बहुत सारा वेरी कर सकता है। लेकिन जब हम अपने गवर्नमेंट रेट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर प्राइवेट की भी बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारा और भी काम है। जैसे कि इसको ले जाना है वहां से जहाँ से दुकान है, फिर आप दुकान पे से अपने साइट पे लेके आएंगे, साइट पे उसके बाद उसको लोडिंग करेंगे। जिस पर्टिकुलर हाइट पे हमको काम करना है वहां पे आप लोडिंग करेंगे। उस पर्टिकुलर जगह के बाद आप उसको बेंडिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। तो ये सारे चीज आपके जो होते हैं रेट में फिक्स, रेट में एडअप हो जाता है। रेट में क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो ये सारे चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई हमें रेट एनालिसिस कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम रेट एनालिसिस में आपका जो फैक्टर्स इफेक्टिंग हम लोग देख ले रहे हैं, तो एक होता है लीड, एक होता है लिफ्ट। लीड का मतलब सीधा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कितना दूर ले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां होता है जहां पे आप अर्थ वर्क मतलब मिट्टी खुदाई या मिट्टी ढुलाई का काम करते हैं। लीड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां होता है, और लिफ्ट का भी। अगर आप धुलाई कर रहे हैं या मिट्टी कटाई कर रहे हैं तो इन दोनों जगह पे लीड और लिफ्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके साथ कुछ जगह पे क्या होता है कि हम फ्री में कुछ करेंगे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम 50 मीटर या 100 मीटर आपको फ्री लीड दे रहे हैं। फ्री लीड का मतलब 50 मीटर में अगर हम किसी भी मटेरियल को मूव करेंगे तो हम आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेंगे। तो लिफ्ट का भी होता है, जैसे कि 1.5 मीटर तक का लिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट फ्री होता है। 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है उस पर चार्जेस बढ़ते हैं। तो लीड और लिफ्ट बहुत बड़ा मायने रखता है कहाँ पे, तो अर्थ वर्क में। सेम पैटर्न में आपका मटेरियल एंड लेबर कंपोनेंट, हर जगह का मटेरियल और लेबर, हर जगह का मटेरियल लेबर अलग अलग टाइप से वेरी करता है। कहीं पे लेबर आपका क्या करते हैं, लेबर आपको चार्ज ज़्यादा लग सकता है, कहीं पे मटेरियल का चार्ज, जैसे कि सबसे ज़्यादा मटेरियल में जो चार्जेस लगता है आपके ट्रांसपोर्ट के चार्ज लगते हैं। जैसे कि कोई, जैसे हमारा सोन का, जैसे लोकली अवेलेबल सोन सैंड है, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग यूज होते हैं। अगर मान लीजिए पटना में सोनसेन का रेट है मान लीजिए 3,000 रुपया
एक एग्जेगरेटेड है, कुछ भी आप हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 3,000 रुपया। और अगर आप लेके इसको जाइएगा किसी ऐसा जगह भागलपुर में, तो आपको हो सकता है कि वो 5,000 रुपये पड़े। रेट वेरी कर सकता है। आपको बताता है सबसे पहले कि फैक्टर्स में आपको सबसे बड़ा है जो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लेबर का भी सेम पैटर्न है। लेबर का आप किस तरह से लेबर को यूज करते हैं, 3 तरह का हमारे पास लेबर है। एक होता है स्किल्ड, एक होता है अनस्किल्ड, एक होता है आपका जो सब काम कर ले, समझ लीजिए एक तरह से उसको हम लोग जनरल कहते हैं, काम लायक नहीं है फिर भी सब काम कर लेता है। तो वो आपका नॉर्मली लेबर कंपोनेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके वर्क का क्वालिटी मेंटेन करने में। क्वालिटी मेंटेन करने में हर जगह का लेबर का अपना अपना तरीका है। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया है। तो ये सब कुछ आपके रेट पे बहुत बड़ा असर करता है। आप देख सकते हैं लोड फैक्टर, मटेरियल स्टैंडर्ड्स, लीड एक्स्ट्रा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हर चीज के लिए ले होता है। स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स और लेबर रेट्स, ये सारे जब के भी स्टैंडर्ड आएगा तो आपको जो है तो शेड्यूल ऑफ रेट्स का जो बुक होता है उस पर हमें लेना पड़ता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग आउट क्वांटिटी ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। एक हम तो अभी तक जो भी बात कर रहे थे हम लोग ब्रिज, रोडवेज, रेलवेज, ये सब की बात करते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है, जैसे कि रोड है, डैम बनाना होता है, कैनाल बनाना होता है। ये सारे चीज में भी टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटी मतलब मटेरियल कैसे निकालेंगे। मटेरियल निकालने का मतलब है कि हमें कितना क्या चाहिए। नॉर्मली जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है अर्थवर्क, जो कि सॉइल आपका, उसके बाद रॉक फिलिंग, रॉक्स, और उसके बाद आपका सबसे ज्यादा जो यूज होता है कंक्रीट। तो इन सब का जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, इसी को हम लोग टेकिंग आउट क्वांटिटीज हम लोग करते हैं। इसका बहुत सारा मेथड है, मिड सेक्शन मेथड, ट्राइपेजॉइडल मेथड, प्रिज्मोइडल मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये अर्थवर्क में हम लोग कैसे कितना निकालते हैं। थैंक यू।